नमस्ते साथियों, झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, फोर्थ ग्रेड में जो 20 प्रश्न आने वाले हिंदी के, तो जिस भी टॉपिक से आने वाले हैं 17-18 टॉपिक देख के रखिएगा। तत्सम तद्भव देशज भी ऐसे एक एक में गिने तो उसी के आधार पे इसमें 20 प्रश्न रखे मॉडल पेपर की तरह। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तो बाकी क्लासें आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिए। और आज हम करने जा रहे हैं 20 प्रश्नों का एकदम सेट सॉल्व। चलिए, कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है ना? कौन सा पत्र है जो कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है, ये बताना आपको। तो कार्यालय आदेश तो कार्यालय पत्र में होता है, परिपत्र भी कार्यालय में होता है, और ये 100 से अधिक लोगों एक साथ भेजा जा सकता है ना? 100 से अधिक लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। निमंत्रण पत्र जो होता है वो कार्यालय में नहीं होता है। यही हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही। अधिसूचना भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा दुखी गई घटना है। यहाँ पे देखी होगा, है ना? ठीक है। तो यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा सुनी घटना है। तो आंखों से सुनी नहीं जाती है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे द्वारा जो शब्द है वो अनुचित है। यह आंखों देखी घटना है, ये भी गलत हो जाएगा। यह आंखों से देखी घटना है ना? यह आंखों से देखी घटना है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है। अगला प्रश्न देखिए। जुडिशल का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। अब देखिए, ये पारिभाषिक शब्दावली से एक प्रश्न पक्का आने वाला है। तो ये न्यायिक होगा, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जुडिशल का जो हिंदी शब्द है वो क्या है? न्यायिक है। वैध नहीं होगा, कानूनी नहीं होगा, अनुज्ञप्ति नहीं होगा। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मुहावरे लोकोक्ति से एक प्रश्न पक्का बनेगा। या मुहावरे से एक आ सकता है या फिर एक लोकोक्ति से आ सकता है। तो देखेंगे कि आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है। आधा तीतर है और आधा क्या है? बटेर है। उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल या बेढंगा होना। तो यहाँ पे देखिए, बेमेल या बेढंगा होना हो सकता है, लेकिन आपको चारों में उचित देखना है कि सबसे बेस्ट अर्थ कौन सा है। तो रंग बिरंगा नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, उचित सामंजस्य का अभाव, है ना? अभाव मतलब कि जो बेमेल हो, यही अर्थ ये वाला देता है, लेकिन इससे उचित अर्थ ये है, उचित सामंजस्य का अभाव हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गहरे पानी में स्नान करना। तो गहरे पानी में स्नान करना तो सर के ऊपर से पानी जाएगा। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छे प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डूबने से बच जाना बिल्कुल नहीं होगा, अच्छे प्रकार से सिर धोना भी नहीं होता है। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब सिर के ऊपर पानी चला गया, है ना? मतलब सिर से पानी गुजर जाना या सिर के ऊपर पानी चला जाना, दोनों समान है। तो इसका क्या होता है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना, मतलब कि एक सीमा पार कर देना, हद पार कर देना, वही होता है। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गहरे पानी में स्नान करना नहीं होगा। अशुद्ध शब्द है, चलिए बताइए इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? विद्वान बिल्कुल ये विद्वता बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, विद्वता। जीर्ण शीर्ण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रतिद्वंदी ये भी सही लिखा हुआ है। मल्ल युद्ध ये गलत लिखा हुआ है, मतलब तो ये हमारे पास में अशुद्ध शब्द हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये हो जाएगा हमारे पास में, ये होना चाहिए था मल्ल, डबल ल होना चाहिए था। यहाँ पे एक ही ल देख रखा है ना, मल्ल युद्ध।
तो अब ये सही हो गया, ये हो जाएगी इसकी सही वर्तनी, और ये जो देख के रखा है गलत वर्तनी दी है। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो कुल का नाश कर दे उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? कुलांगार, कुल केतु, कुलावंत, वंतस, या फिर कुलंधर। क्या हो जाएगा इसके लिए सही? तो कुलंधर नहीं होगा, ना ही कुलावंतस होगा, और कुल केतु भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कुलांगार हो जाएगा। कुलांगार हो जाएगा जो कुल का नाश कर दे, है ना, या कुल का नाश करने वाला हो, उसको हम क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भूगोल का विलोम है। अब भूगोल का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, या खगोल। तो जिस प्रकार भूगोल है, तो भूगोल क्या होती है? ये भूगोल है, पृथ्वी गोल है, तो इसको क्या कहते हैं? हम धरती कहते हैं। और धरती का विलोम क्या हो जाता है? ये हो जाता है आकाश। और आकाश के जो बारे में हम संरचना या उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं खगोल, और इसको क्या कहते हैं? भूगोल। तो भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा? खगोल। धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश। ठीक है। अगर से आकाश का विलोम पूछ लिया, आपसे प्रश्न कर लिया आकाश का विलोम, ठीक है, और ऑप्शन में आपको दे दिया धरती, पाताल, और दो ऑप्शन मान लो कोई भी दे दिए जो कि गलत है। तब धरती पाताल में से आप कौन सा लगाओ? धरती का तो आकाश होता है, ये सही है, लेकिन आकाश का क्या होता है? धरती भी होता है, लेकिन सबसे पहले वो होता है पाताल, क्योंकि हम दूरी के आधार पर इसका विलोम तय करते हैं। तो धरती से दूर कौन है? आकाश है, इसलिए धरती का विलोम आकाश। लेकिन आकाश से दूर कौन है? धरती से भी नीचे क्या होता है? पाताल होता है ना। तो आकाश से सबसे ज्यादा दूर कौन है? पाताल है। इसलिए दोनों जब ऑप्शन में रहे, तो आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। अगर पाताल ऑप्शन में नहीं है, तब फिर आप धरती इसका सही मान सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक दूसरे का विलोम हो, है ना। जैसे धरती का तो आकाश होता है, लेकिन आकाश का पाताल होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा। भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा? खगोल। प्रचुर का पर्यायवाची नहीं है। प्रचुर का पर्यायवाची नहीं है, क्या होगा? प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में जो होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में, मतलब पर्याप्त होता है। पुष्कर क्या होता है? ये आपको पता है कि तालाब होता है। प्रचुर पर्याप्त होता है, पुष्कल होता है, प्रभुत होता है, ये तीनों इसके पर्यायवाची है। जो पुष्कर है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि पुष्कर किसका पर्यायवाची है? तो पुष्कर है तालाब का पर्यायवाची। ठीक है, और यहीं पे अंतर है सिर्फ ल का। अगर पुष्कल आ जाए, है ना, ये पुष्कर तो ये हो गया, और यहीं पे क्या आ जाए? पुष्कल आ जाए, तो पुष्कल किसका हो जाता है? पर्याप्त। ठीक है, पुष्कल का अर्थ होता है पर्याप्त, पुष्कर का अर्थ होगा तालाब हो जाएगा। विदेशी शब्द है, बताइए विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा? कृपा, धातु, नशा, देवता। क्या हो जाएगा? देवता कौन सा शब्द है? तत्सम है। नशा कौन सा हो जाएगा? तो नशा हो जाएगा देशज। ये देशज नहीं, विदेशी, है ना। ये हो जाएगा विदेशी शब्द। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा तीसरा सही। धातु कौन सा शब्द है? तो ये भी तत्सम शब्द है। कृपा भी क्या है? तत्सम है। तो विदेशी कौन सा है? सिर्फ नशा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे।
उल्लास का तत्सम, उल्लास शब्द का तत्सम रूप बताना है। ये क्या है? ये तद्भव है। इसका तत्सम बताइए क्या होगा? हिलास, विलास, हास्य या उल्लास। तो क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। उल्लास क्या है? तत्सम शब्द है। और इसी से बिगड़ के क्या बन जाता है? हुलास बन जाता है। और हुलास क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। तो इसका जो तत्सम पूछा है वो हिलास नहीं होगा, विलास नहीं होगा, हास्य, हास्य भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? हुलास का उल्लास। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मॉडल पेपर 20-20 प्रश्नों को करवाया है। बाकी आप क्लासे भी देख सकते हो। एकदम 20 मिनट के अंदर की क्लास होती है, 20 से 22 मिनट ज्यादा से ज्यादा। इतने में आपके 20 प्रश्न हो जाते हैं, मतलब 20 प्रश्न हो जाते हैं। आप डबल स्पीड में देखो तो 10 मिनट में आप एक मॉडल पेपर देख सकते हो, 10 मिनट में। तो अगर आपका पेपर कल भी है या परसों भी है तो आप आराम से एक दिन में सारी वीडियो देख सकते हो। काफी क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वह पहुंचा ही होगा, है ना? तो पहुंचा ही होगा तो हम अनुमान लगा रहे हैं, हमको पक्का नहीं पता है, डाउट है, एकदम संदेह है। तो पहुंचा ही होगा तो संदिग्ध हो जाएगा। संदिग्ध है तो इसमें संदिग्ध कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसी में दिख रहा है। और पहुंचा ही होगा मतलब हो चुका है कार्य, तो भूतकाल में आएगा। और पहुंचा ही होगा तो संदेह है, और ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया है, तो आपको बताना है पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जो एक क्रिया हो और जस्ट उसके बाद दूसरी क्रिया हो। तो जो पहले वाली क्रिया होती है वो क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। राधा ने स्नान करके भोजन किया, स्नान करके, तो एक क्रिया ये हुई, उसके बाद में दूसरी क्रिया की, तो यही क्या हो जाएंगे? पूर्वकालिक क्रिया। तो इसी में हो जाएगी। जो स्नान करना है ना, ये क्या हो जाएंगी? पूर्वकालिक क्रिया, पहले की क्रिया। अरे भोजन करना उसके बाद की क्रिया है। आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे, अकर्मक क्रिया है, कोई कर्म नहीं है इसमें, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सास ने बहू से खाना बनवाया, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? अकर्मक। सास ने बहू से खाना बनवाया। अब सास ने स्वयं काम न किया, किससे करवाया? बहू से करवाया। और बनवाया, लिखवाया, इस प्रकार से जो भी आ जाती है तो वो क्या होती है? प्रेरणार्थक होती है। प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो ये रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, तो राधा से लिखवाया, रमा ने स्वयं काम नहीं किया। जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाए तो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये दोनों क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। आकाश में बहुत पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये अकर्मक क्रिया है। और राधा ने स्नान करके भोजन किया, तो एक क्रिया के जस्ट बाद दूसरी क्रिया की। जो पहली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या पहला ऑप्शन सही हो जाएगा? विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है ना, नहीं पूछा है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो गुरुत्तर क्या है? विशेषण है ना। गुरुत्तर कृपा, ये क्या है? विशेषण है। भीतर, भीतर क्या है? अव्यय है। भीतर क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। तो यही हमारे पास विशेषण नहीं है। विश्वस्त व्यक्ति, तो ये भी विशेषण है। विगत वर्ष, तो ये भी विशेषण है। वर्ष की विशेषता बता रहा, विगत व्यक्ति की विशेषता बता रहा, ये कृपा की विशेषता बता रहा। जो भीतर है किसी की विशेषता नहीं बता रहा। और भीतर क्या है? अव्यय है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक सर्वनाम है, अब आपको बताना है मौलिक सर्वनाम कौन सा है। मौलिक का अर्थ हो जाएगा मूल। जो मूल सर्वनाम है वो कौन सा है? मैं, हम, मेरा, मैंने। तो मैं जो है मौलिक है, मूल सर्वनाम है। मैं से ही क्या बना है? हम बना है। मैं से ही क्या बना है? मेरा बना है। और मैं से ही क्या बना है? मैंने बना है। ठीक है, तो मैं की क्या है? ये रूप बदले हुए रूप है। और जो मैं है वो क्या है? मूल है, मूल सर्वनाम है मैं, मौलिक सर्वनाम।
संज्ञा शब्द है। अब बताइए संज्ञा शब्द कौन सी है? आर्थिक स्थिति, तो ये स्थिति की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। ये संज्ञा है क्या? नहीं, ये विशेषता बता रहा, मतलब आर्थिक क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्थिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अपमानित व्यक्ति, तो ये भी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। आदरणीय व्यक्ति, आदरणीय भी क्या है? विशेषण है। अपेक्षा, अपेक्षा जो है भाववाचक संज्ञा है। जो अपेक्षा है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये हो जाएगी हमारे पास संज्ञा शब्द चौथा। बाकी जो तीनों है, आर्थिक, अपमानित और आदरणीय, ये विशेषण शब्द है। तीन प्रत्यय नहीं है, नहीं पूछा है। तीन प्रत्यय इसमें से किसमें नहीं है, ये आपको बताना है। प्राचीन में है क्या? तो ये बना है प्राची से, प्राची और इन से। प्राचीन तो इसमें इन प्रत्यय है। समीचीन किससे बना है? समीची और इन से, तो इसमें भी इन प्रत्यय है। पुलिन किससे बना है? ये बना है कुल और इन प्रत्यय से, इसमें भी इन प्रत्यय है। विलीन किससे बना है? तो विलीन में इन प्रत्यय नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बना किससे है? वी से, वी उपसर्ग से और लीन शब्द से। तो इसमें वी उपसर्ग है ना? इसमें वी क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है इसमें। लीन शब्द है तो इसमें इन प्रत्यय नहीं है, तो चारों में से प्रत्यय जिसमें नहीं है वो हो जाएगा विलीन। प्रेषण में उपसर्ग है, बताइए प्रेषण में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ही मात्रा अगर आपको दिख गई, मतलब गुण संधि होंगी। तो गुण संधि है तो ये क्या बनेगा? प्र और ईसन। ठीक है। अब देखिए यहाँ का अ और यहाँ की ई मिलकर क्या बन गया? ए बन गया। तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो इसमें अंत तो नहीं है, प्र नहीं होता है, कुछ प्रे भी नहीं होता है, प्र उपसर्ग होता है, तो क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही। इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। सही संधि शब्द है। अब बताना है कि सही संधि शब्द कौन सा है। स्त्री और उचित से क्या बनेगा? स्त्रोचित नहीं बनेगा। ये ऊ है ना, तो ऊ इसमें लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है? ई है, बड़ी है, उसके बाद क्या है? ऊ है। तो क्या होता है? ये यन संधि का नियम है, ई के बाद ऊ आ जाए तो ई क्या होता है? या में बदलता है। तो इसके साथ ऊ है तो ये क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। बाकी जैसे का वैसा जोड़ दो तो क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास ये स्त्री, जैसे का वैसा। ठीक है। अब जो ऊ है ये हटा दो। ऊ किस में लगेगा? ये लगेगा, यहां से देखिए, ई तो बदल गया ऊ में। अब ये त्र में क्या है? हलंत हो गया। जो यहां से ई निकली थी वो बदला या में, और ऊ आ गया यू हो गया, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? स्त्री। अब ये त्र इसमें जुड़ जाएगा, यू और चित, इस प्रकार से शब्द बच जाए, है ना? तो ये बन जाएंगे हमारे पास में स्त्रियोचित। ये होगा इसका सही शब्द, संधि शब्द ये हो जाएगा सही। ये गलत देके रखा है। नदी अर्पण से क्या हो जाएगा? यहाँ भी क्या है? यम संधि का नियम है, क्योंकि ई आया उसके बाद असमान स्वर आया तो ई हमें बदलता है। यहाँ पे अ है, यहाँ आ नहीं आएगा तो ये गलत है। ये क्या बनेगा? ये बनेगा नद्यार्पण बनेगा। या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो,
है ना। एक और एक से क्या बनेगा, एक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एक। ये क्या बन जाएगा, एक एक। यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि हो जाएगी क्योंकि अ आया है, अ के बाद ए आ जाएगा तो क्या हो जाता है, ए बन जाता है। पितृ और अनुमति, तो पित्रोनुमति ये बिल्कुल सही बना है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ये सही शब्द, ये सही संधि शब्द हो गया हमारे पास चौथा ऑप्शन। चलिए 20वां प्रश्न है, अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग किसमें बताना है, अनुर्वर में है क्या, तो ये बना है अन उपसर्ग से और उर्वर शब्द से, इसमें अनु नहीं है, अन है। अनुत्तीर्ण बना है अन उपसर्ग से और उत्तीर्ण से, इसमें भी अन है। अनुत्तरित किससे बना है, अन और उत्तरित। आपको ध्यान देना है, अनु और अन में पहचानना है, तो जो भी न के साथ में स्वर लगा हुआ है उसको निकाल दो, पीछे का शब्द बन जा रहा है मतलब उसमें अन है, अनु नहीं है। जैसे यहां से अगर हम उ निकाले तो उ नासिक कुछ नहीं होता है, नासिक शब्द होता है पता है, तो ये अनु हो जाएगा इसमें। ये किससे बना है, अनु और नासिक से। ये चौथा ऑप्शन सही जिसमें कि अनु उपसर्ग है। चलिए तो इस प्रकार से ये हो गया फोर्थ ग्रेड का मॉडल पेपर कंप्लीट। धन्यवाद।